Hello, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. हाँ, क्या पढ़ना था अपन लोगों को? नया चैप्टर शुरू करना था ना? Good हम्म? evening, sir. नया चैप्टर शुरू करना था। चैप्टर का नाम था, क्या नाम था चैप्टर का? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, 143 पेज नंबर है। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा ना, मतलब साइंस कम और सोशल स्टडीज ज्यादा है। मतलब साइंस भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, बट साइंस कम है, सोशल स्टडीज ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें ज्यादा हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। स्कूल के एग्जाम वगैरह में, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में अच्छे से मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, और आसान भी है। ठीक है, पर मोस्टली रीडिंग वाला चैप्टर है, एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर इसमें पार्ट इसमें कम है। तो मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपका, जिसका नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी कहलाता है। ठीक है, कोई चीज कितना वर्क कर सकता है, ये उसकी एनर्जी होती है। एनर्जी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. ठीक है, मैकेनिकल Potential energy. मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। वैसे और भी काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं, उन सबके बारे में हमें चर्चा करनी है। दो टाइप की सिर्फ आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दुनिया एनर्जी से चल रही है। एनर्जी के सोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ना हम बल्ब ऑन कर पाएंगे, ना पंखा चला पाएंगे, ना एसी चला पाएंगे, ना गाड़ी चला पाएंगे, ना टीवी, ना फ्रिज, ना ही कुछ और। सब कुछ बैठ जाएगा, दुनिया बैठ जाएगी। तो एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये समझना है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, किसी चीज को हम एनर्जी के सोर्स की तरह यूज कर पाए। देखिए, एनर्जी सबके पास है, पर उसको एनर्जी के सोर्स की तरह हम यूज कर पाए एक लार्ज स्केल पे, इसके लिए उसमें क्या खास बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले है, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, साथ में कॉपी करते जाना, एक्सप्लेनेशन कम है और नोट्स ज्यादा है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। कहने का मतलब ऐसा ये कि मान लो आपने कोई बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढा, पर वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फायदा क्या है ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का? है ना? एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सस्ती एनर्जी है, पर वो चीज मिलती ही नहीं है, दुनिया में वो चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसी चीज को हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्या है कि दैट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इजीली अवेलेबल। दूसरा, इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड sufficient एनर्जी। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, कोई सोर्स है जिससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, पर उस सोर्स के पास एनर्जी बहुत कम है, तो उसको हम एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अगला, इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इजीली स्टोरेबल एंड
ट्रांसपोर्टेबल, उसको हम इजीली स्टोर कर पाएं और इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएं, ये बहुत जरूरी है एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। अगला, इट शुड बी इकोनॉमिकल। इट शुड बी इकोनॉमिकल का मतलब सोचो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाली बात है। अगर इकोनॉमी अलाउ नहीं कर रही है आपको सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने के लिए, तो वो सोर्स आपके लिए अच्छा सोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी के स्टेज पे अगर बात की जाए, तो हम सबको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा लावा भरा हुआ है। उस लावा में बहुत सारी एनर्जी है, पर उसको हम इजीली या इकोनॉमिकली हम इसे यूज नहीं कर सकते। उसे यूज करने में बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए दैट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस राइट नाउ। मे बी इन फ्यूचर वी फाइंड सम टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम उस लावा की एनर्जी का इजीली यूज कर पाए, उस केस में वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, अभी के लिए नहीं है। तो इट शुड बी इकोनॉमिकल। और दूसरा, मतलब बेसिकली जो इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, इसी का दूसरा फॉर्म है कि इट शुड बी एबल टू डू शुड बी एबल टू डू large amount of work per unit volume or mass। पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास जो वर्क हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी कर सके, वो ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो पेट्रोल ऐसा होता कि पेट्रोल के पास एनर्जी तो है, पर पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने में ही 90% एनर्जी खत्म हो जा रही है। लेट से ऐसा होता हमारा पेट्रोल, तो क्या वो इतना पॉपुलर हो पाता? नहीं हो पाता। हमें पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका वॉल्यूम और उसका मास। अगर पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज जरूरी होती है, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास एनर्जी जो आपका फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास कम है, तो वो अच्छा सोर्स नहीं है। पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारा सोर्स, दैट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। ठीक है। दूसरा, इट शुड बी सेफ टू हैंडल। सेफ्टी बहुत जरूरी है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हाथ लगाते ही जल जाते हो, या उसको मतलब उसको आप बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत शानदार सोर्स ऑफ एनर्जी, पर उसके पास जाने से लोग मर जा रहे हैं, तो अच्छा सोर्स नहीं होगा ना। तो इट शुड बी सेफ टू हैंडल। ठीक है। एंड एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी शुड नॉट कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी से, और ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी थोड़े कम है, बट एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा उससे पोल्यूशन नहीं होगा। जो ज्यादा पोल्यूशन करेगा वो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसको सब लोग फटाफट करते जा रहे हो ना साथ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. छोटा तो नहीं लग रहा? पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही? हो गया सर। No, sir. ओके। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes, देखो, sir. बात ये कि समझ में सबको आता है, याद नहीं रहता है ना। इसलिए चैप्टर बोल रहा था थोड़ा सा साइंस से जैसा कम है, सोशल स्टडी जैसा ज्यादा 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 है। ठीक है। चलो, अब हम हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो फॉर्म में होगा। एक होगा नॉन रिन्यूएबल और दूसरा होगा रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है?
नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कंज्यूम हो जाएगा, कल को खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्या है? दीज आर accumulated in nature over a large over a long period of time and cannot be quickly replaced। ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो नेचर में बहुत लंबे टाइम में इकट्ठा हुए हैं, धीरे धीरे करके, और अगर हम उसे कंज्यूम कर लें तो इजीली रिप्लेस नहीं होते हैं, जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते उसे, एंड देयरफॉर उस हम कह सकते हैं कि वी विल बी अल्टीमेटली वी विल बी वी विल क्या बोलेंगे, हमारा वो सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली, क्या बोल सकते हैं, Exhaust. एग्जॉस्ट कर लेंगे अल्टीमेटली, दे विल बी एग्जॉस्टेड। मतलब हम उन्हें कंज्यूम कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? Sir, coal, पेट्रोलियम, 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 natural gas. कोल और Natural gas. नेचुरल गैस, यूरेनियम, क्या बोले आप? Natural gas. gas. नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। यूरेनियम एक एग्जाम्पल है, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल, जितने भी न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है? दे कैन बी यूज्ड एंड प्रोड्यूस्ड अगेन फॉर अ लॉन्ग period of time. In other words, they are inexhaustible। इसको हम एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। उन सोर्सेज को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल कोई बताएगा? सर सोलर एनर्जी, Biomass. फॉरेस्ट, Air, water, solar. सोलर और सर एयर, Air, द विंड एनर्जी, हाइड्रल, water. विंड एनर्जी, और क्या बोल रहा है कोई? सर फॉरेस्ट, सर टाइडल। बायोमास, ठीक है, टाइडल वगैरह भी है। समझ में आएगी बात? ये वो सोर्सेज हैं जो कि हम कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट इन नियर फोर्सिएबल फ्यूचर। अब देखो कोई बोलेगा सर सोलर एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमारा सन खत्म हो जाएगा तो सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है ना यार, तब की तब देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, हमने को ने ये क्लासिफिकेशन क्यों किया। अब हम इस क्लासिफिकेशन का यूज करके डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं करना चाहिए, उससे बचा के रखना चाहिए। जैसे कि पेट्रोलियम हम लोग अंधों की तरह खर्च किए जा रहे हैं, 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 पर कल को ये खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो हमें दो में से एक चीज डिसाइड करनी है, या तो हम धीरे धीरे इससे इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाएं, धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएं, या फिर हम लोग जल्दी शिफ्ट करके इनको थोड़ा बचा लें कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे हम सिर्फ इन्हीं चीजों का यूज कर पाएंगे, तो हम इन्हें बचा के रखें, ठीक है।
इन्हें इनका कंजम्पशन हम लोग स्लो कर दें। बेटर होगा कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि पोल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज जनरली कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, नॉन रिन्यूएबल जनरली ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये लेकिन ये जनरल है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है? कन्वेंशनल का मतलब जो हम ज्यादा यूज करते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? इसमें सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है बेटा, कोई बताएगा? Coal और petroleum, natural gases. हाँ, ये वो फ्यूल्स हैं जो कि नेचुरली फॉर्म हुए हैं ड्यू टू क्या बोलेंगे, डेड रिमेन्स ऑफ, ड्यू टू नहीं, फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल किससे बना है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से क्या बना है? कोल। और एनिमल से क्या बना है? पेट्रोलियम। ठीक है, क्या हुआ है ना कि जो प्लांट्स मर गए, जो एनिमल्स मर गए, वो जमीन के अंदर गड़ गए, बहुत हाई प्रेशर पे सदियों तक पड़े रहे, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक पड़े रहे। तो क्या हुआ, उस प्रेशर की वजह से उतने टाइम में उनका फॉर्म चेंज हो गया। प्लांट्स जो हैं वो कोल में कन्वर्ट हो गए और आपका जो एनिमल्स है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। उसी का हम आज यूज करते हैं, उन्हीं को जलाकर हम अपने मोस्ट ऑफ द एनर्जी का भरपाई करते हैं। ठीक है, कोल, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कोल। कोल होता क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड containing हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, Sulfur. क्या हुआ? ये कहाँ मिलता है? कोल माइंस में मिलता है। और ये कोल जो है 27% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी की भरपाई करता है आज की डेट में भी। ये बहुत ही ज्यादा पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट फिर भी 27% ऑफ एनर्जी जो हम वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? कोल से आ रही है, कोयले से आ रही है। 27%, इट्स अ बिग नंबर। ठीक है, जब हम इसे जलाते हैं तो क्योंकि इसमें ये सारी चीजें हैं, क्या क्या बनेगा? कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का मिलकर H2O बना लेगा, ऑक्सीजन तो पहले से ही है, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड भी बन सकता है, जो भी है। तो इन ये जो चीजें हैं, इसमें खासतौर से सल्फर ऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा आपका इन्वायरमेंट को पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के भी अपने नुकसान है। ठीक है, ऑक्सीजन बर्न हो रही है, ये अपने आप में एक ड्रॉबैक है, बट उसके अलावा ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं ये भी नुकसान करती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? फ्यूल फॉर कुकिंग देखा है आप लोगों ने, खाना बनाते लोग कोयला जला के, नहीं जलाना चाहिए, इससे बढ़िया एलपीजी सिलेंडर यूज करो। ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं या आपका क्या नाम है इंडक्शन कुकर यूज कर सकते हैं। हीटर यूज नहीं करना चाहिए, हीटर
ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है। बट कुकिंग के लिए लोग फ्यूल अभी भी कोयले का यूज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए अगर हो सके तो। ठीक है? इसका सबसे बड़ा यूज़ है थर्मल पावर प्लांट्स में। सबसे बड़ा यूज़ कहाँ है इसका? थर्मल पावर प्लांट्स में। ठीक है? देखो, आपको एक बात आते हैं, हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, ईवीज़ यूज़ करने चाहिए, ईवीज़ यूज़ करने चाहिए। क्यों? इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। सुना आप लोगों ने ये चीज़? यस सर। Yes, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से मूव करना चाहिए। Yes, sir. ये सही है। लेकिन एक बात सोचो, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है? कोल से बन रही है। समझ में आया? तो अल्टीमेटली तो आपने कोयला जला ही दिया ना। हाँ सर। हम्म? हाँ सर। कान सी फिर बात है। हमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने चाहिए अगर कोयला जल ही रहा है तो? सर क्योंकि व्हीकल्स जो होते हैं जो ये यूज करते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में ज्यादा, क्योंकि कोल जलने से भी पॉल्यूशन हो रहा है और प्लस व्हीकल से भी जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उससे भी पॉल्यूशन हो रहा सुनो है। ये बात, डबल पॉल्यूशन सुनो ना सुनो हो इस। सुनो, डबल पोल्यूशन नहीं हो रहा। सुनो बात, तो गलत सोचे आप। कोयला तो एक ही बार जला ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बन गया तो उसका तो कोयला, समझो बात को। दो गाड़ियां हैं, एक पेट्रोल वाली, एक इलेक्ट्रिसिटी वाली। पेट्रोल वाली गाड़ी ने सिर्फ पेट्रोल जलाया, इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी ने आपको लगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चली, पर इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी? कोयले से बनी। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल ने, ईवीज ने क्या किया? कोयला जलाया इफेक्टिवली, है ना। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों ने पेट्रोल जलाया, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों ने कोयला जलाया, दोनों ने ही फॉसिल फ्यूल खर्च किया। फिर भी हमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। ऐसा क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हम लोग सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आप एक पॉइंट पकड़ रहे हो, आप देखो, सही है। इसके दो कारण हैं। एक कारण जो सीधे सोचने में लगता है वो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी हम Sir, सिर्फ कोल से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रल पावर प्लांट में भी, में पानी की काइनेटिक एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। हम इलेक्ट्रिसिटी और भी कई सोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी विंड से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? तो ओवरऑल जो कोयले का कंजम्पशन है या फॉसल फ्यूल का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट। और जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, वैसे वैसे ये पोल्यूशन और डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये आपके शहरों को पोल्यूट नहीं कर रहे। जहां इंसान ज्यादा रहते हैं, जहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, उन जगहों से पोल्यूशन हटके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग जगहों पर। ठीक है? तो आपकी सिटीज को ये प्रोड्यूस नहीं को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, आपका पोल्यूशन जो है उसको फैला दे रहे हैं। दिस इज सेकंड बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है? मतलब जहां पावर प्लांट है वहां पोल्यूशन हो रहा है और वो पावर प्लांट की लोकेशन हम लोग अलग अलग जगहों पे फैला सकते हैं। उसमें भी ये है कि हम धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट से मूव कर जाएंगे अपने, ज़्यादातर हम लोग ये विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है? तो ईवीज़ इज़ अ गुड ऑप्शन। दूसरा, अच्छा, तो कोयले का यूज़ कहाँ होता है? कोयले के बारे में बात कर रहे थे ना? थर्मल फ्यूल फॉर कुकिंग थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, और कहाँ यूज़ होता है बेटा? इसका यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ कोक में।
कोक के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पर कोक का यूज हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं, ठीक है। कोक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। और कहाँ कोल का यूज होता है? कोल का यूज इसके अलावा हो सकता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। बेसिकली ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और बहुत जरूरी जगह या बहुत इंपॉर्टेंट जगह जहां कोयले का यूज होता है वो है भट्टी में। भट्टी जानते हो? हाँ सर, फर्नेस। जहाँ ईंटा भट्टी सुना होगा ना, जहाँ पे ईंट बनती है, वहां पे Yes, गर्म sir. करने के लिए क्या यूज करते हैं? हीट के लिए क्या यूज करते हैं? कोयला जलाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हीट करने के लिए कोयले का यूज होता है। आपके इवन ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में भी कोयले का यूज करते हैं। इवन सेल में यूज होता है कोयला, अच्छे खासा अमाउंट, ठीक है। तो ये सब जो है आपका कन्वेंशनल, सॉरी, कोल का यूज है। सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है सर? भट्टी, मैंने हिंदी में वर्ड लिख दिया बेटा, भट्टी भट्टी। अरे वो भट्टी का मतलब क्या होता है? भाड़ होता है ना, भाड़ में जा जा सर बोलते हैं। फर्निश ना, हाँ फर्निश हाँ, इंग्लिश में फर्नेस उसको फर्नेस। बोलते हैं ना। अरे उसको बोलते हैं आपका ब्रिक किल्न्स बोल दो आप, ब्रिक किल्न्स, फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, जो भी है। और भी जगहों पे जहाँ पे भी आपको हीटिंग की जरूरत होती है इंडस्ट्रीज में, अक्सर कोयले का यूज होता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, ठीक है। जो दूसरा फॉसिल फ्यूल इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है बेटा? पेट्रोलियम। क्या नाम है उसका? Petrol. पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम पे आते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, पेट्रोलियम पे आते हैं। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना बेटा, अभी टाइम है, ठीक है अभी तो सर। बहुत कुछ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के बारे में तो बात करी ना अपन ने कि दो टाइप होते हैं, वो उसमें एक एक करके देखेंगे ना बेटा। नहीं सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, कोल। बेटा वो सब आपको फिजिक्स में थोड़ा पढ़ना होता है, वो सब केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। ठीक है। वो सब होता तो एक चैप्टर में अनिल सर को पकड़ा देता, ठीक है। चलो, पेट्रोलियम के अच्छा, ये केमिस्ट्री में भी आप ही लोगों का है क्या? ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स वगैरह, ये आप लोगों का 9th में ही है क्या कि 8th में है ये? सर 8 में है। 8th में है ना? सर हाँ, क्लास क्योंकि 8 में था। क्योंकि अनिल सर को पढ़ाते हुए सुना है मैंने ये चीज, ठीक है। चलो, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो वर्ड है वो आया है पेट्रा एंड ऑयल को जोड़ के। ओलियम मतलब ऑयल, पेट्रो मतलब पत्थर, पेट्रा मतलब पत्थर, और ओलियम मतलब ऑयल। इन दो चीजों को जोड़ के आपका ये वर्ड बना है पेट्रोलियम, ठीक है। आपको पता ही है कि पेट्रोलियम क्या होता है, बहुत ही विस्कस सा लिक्विड होता है। विस्कस मतलब समझते हो? चिपचिपा सा, आपका हनी के जैसा, ठीक है ना। चिपचिपा सा लिक्विड होता है, काले कलर का, ठीक है। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, बहुत ही, सॉरी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। ये हमारे जो अर्थ में
ग्राउंड मतलब क्या बोलेंगे, ग्राउंड से काफी नीचे पाया जाता है, बहुत ही क्रूड स्टेट में पाया जाता है, जिसमें सारी चीजें मिक्स होती हैं। हम उनमें से अलग अलग टाइप की चीजों को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और यूज करते हैं। पेट्रोलियम में सब कुछ होता है, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, केरोसिन होगा आपका, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। फिर उनको हम लोग अलग अलग करेंगे। एक और चीज होगी उसमें, बिटुमिन। बिटुमिन जानते हो आप लोग? बिटुमिन जानते हो कि नहीं जानते हो? तार जानते हो जिससे सड़क बनती है? वो भी पेट्रोलियम में होता है। ठीक है। इनफैक्ट आपको एक बात जान के थोड़ा वो होगा, आश्चर्य होगा कि पहले जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते थे तो हम उसमें से पेट्रोल फेंक दिया करते थे। उसका यूज हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहे होते थे और पेट्रोल को फेंक दिया करते थे। पेट्रोल वॉज कंसिडर्ड एज ए न्यूसेंस। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें तार वगैरह का यूज करने में दिक्कत होती थी। ठीक है, हमें विटामिन का यूज करने में दिक्कत होती थी। पेट्रोल हमारे लिए एक परेशानी थी। बाद में किसी ने बोला, अरे जो इतनी आसानी से आग पकड़ ले रहा है वो कितना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, और हम उसको एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करने लग गए। ठीक है, तो पेट्रोलियम में बहुत चीजें हैं। पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। ठीक है, और आपका ये जो इनमें जो मैंने बताया ना, इसमें तीन चीजें, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, और एक और होता है एसफल्ट। एसफल्ट, इनका यूज हम फ्यूल की तरह नहीं करते, इनका यूज दूसरा है। आपको शायद तक पैराफिन वैक्स के बारे में अनिल सर ने बताया है। पैराफिन वैक्स का यूज हम कहाँ करते हैं मालूम है? अगर अनिल सर ने नहीं बताया होगा तो किताब में पढ़ा होगा आपने, क्लास 8 में केमिस्ट्री की बुक में। पैराफिन वैक्स का हम लोग यूज करते हैं, बताएगा कोई? सर मेटल सर मेटल्स को स्टोर करने में। मेटल्स को नहीं, कुछ मेटल्स को स्टोर करने में, जैसे कि मैग्नीशियम Active और metals, sodium. सोडियम और मैग्नीशियम को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो पेट्रोलियम में ये सारी चीजें मिलती हैं। क्या क्या मैंने लिस्ट किया, क्या क्या मैंने बताया? आप लोग बोलते जाओ। पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल और पैराफिन वैक्स केरोसिन और डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। और क्या होता है इसमें? Asphalt. एसफल्ट। ठीक है, ये सब चीजें पेट्रोलियम के अंदर पाई जाती हैं। फिर हम इसको डिस्टिलेशन करके अलग अलग करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम भी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका नाम है एलपीजी। एलपीजी तो सब लोग जानते हो, घर में यूज सबके होता है। हम्म, हाँ सर। देखो, पेट्रोलियम गैस जो है, ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम गैस जो है, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा से अमाउंट में मिलता है एक हमारे यही पेट्रोलियम की रिफाइनरीज में। इसका जो प्रोसेस हम इसके लिए यूज करते हैं उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये पेट्रोलियम का ही पार्ट है, अलग लिखते हैं, पता नहीं क्यों। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, ये मेरे को याद नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था बट मैं भूल गया हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, डिस्टिलेशन ही है, बट मतलब हल्का, मतलब शायद तक ऐसा करते होंगे कि पानी का जो डिस्टिलेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी को बॉईल करते हैं ना। तो ऐसे ही इसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे रखते होंगे, जिससे कि बाकी का जो गैस है, ये जो रूम टेम्परेचर पे जो ब्लैक गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको अलग कर लो, बाकी को लिक्विड फॉर्म में छोड़ दो। ये करते होंगे, आई गेस सर वही उसमें होता होगा। शायद सर बीड्स डाल देते हैं शायद, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। हाँ, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर, वो सही बात है, वो सब प्रोसेस लगाए जाएंगे। सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा ना, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए
ये सब काम जरूर किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, मेनली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो? हाँ सर जानते हैं। क्या होता है? मीथेन, यूथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। एक्चुअली ब्यूटेन आपको पता होना चाहिए, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, ये जो चीजें है ना, रूम टेम्परेचर पे गैस है। ये सब क्या होते हैं? गैसेस स्टेट में होती हैं। पर इनमें से जो ब्यूटेन है ना, इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, कैन बी लिक्विफाइड। अब आप बोलोगे सर लिक्विफाई करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि अगर आप लिक्विफाई नहीं करोगे तो और गैस की फॉर्म में छोड़ दोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और मैंने आपको बताया था ना, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो बहुत सारी एनर्जी रखता है पर यूनिट मास एज वेल एज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो सेम रहेगा लिक्विड स्टेट में, पर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। और ब्यूटेन को हम लोग इजीली, सर ब्यूटेन के बाद क्या लिखे है सर? प्रोपेन था वो, प्रोपेन। ब्यूटेन को हम लोग इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसी का यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ध्यान दीजिए, नाम ही सोचिए ना, पेट्रोलियम गैस तो है जिसको लिक्विफाई कर रखा है, तो ऐसा कोई गैस होना चाहिए जिसको लिक्विफाई किया जा सके, वो कौन है? ब्यूटेन है, ठीक है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, गैस कभी लीक हुई है आपके घर में? थोड़ी बहुत, कभी? यस थो- सर। यस उसमें एक स्मेल आती है, हाँ Yes, सर। sir. क्या होता है ना बेटा, ये है तो लिक्विफाइड, लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तुरंत गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको इस गैस की स्मेल आनी चाहिए, पर मजेदार बात क्या है कि ब्यूटेन के पास कोई स्मेल होती नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसी स्मेल आ रही है? आपकी स्मेल कैसे आ रही है? बिकॉज समथिंग इज एडेड टू दिस एलपीजी, सब ठीक है। पंजेंट स्मेल आती है। हाँ, उसको कहते हैं इथाइल मरकैप्टन, स्टाइल इथाइल, इथाइल मरकैप्टन इज एडेड टू दिस। इसका फॉर्मूला होगा C2H5SH, ठीक है। ये हम लोग ऐड कर देते हैं फॉर स्मेल। आप बोलोगे सर स्मेल की जरूरत क्या थी? जहां स्मेल नहीं हो जबरदस्ती स्मेल डाल रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए अगर गैस लीक हो आपके घर में तो, ठीक है। सर वो क्या C2H5? SH, एस सल्फर, ठीक है। C2H5SH, कुछ ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर, बना लेने दो मुझे। कार्बन कार्बन, H H H H H S H, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ एलपीजी, सबसे पहला क्या है बेटा? हाई सर नहीं होता है। कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि पर ग्राम ये बहुत सारी एनर्जी देता है ऑन बर्निंग। कितना? 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। दूसरा, स्मोकलेस है, भाई धुआं नहीं होता घर के अंदर। घर के अंदर किसी को धुआं चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं तो सर। इसलिए ये अच्छा है, स्मोकलेस है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं करता है। तीसरा,
इजी टू हैंडल एंड स्टोर। लोग घर में भी स्टोर कर लेते हैं, आसानी से हैंडल कर लेते हैं, सब लोग लगा लेते हैं। सब लोग अपने आसानी से घरों में इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने गैस चूल्हे से वगैरह। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी इसको आपकी गाड़ी में भर के आपके घर तक पहुंचा देते हैं, राइट। चौथा, वही वापस वही बात हो रही, नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल। मतलब झमेला नहीं है, इसको चलाने के बाद ये साफ करो वो साफ करो, तो कुछ नहीं। जैसे घर में अगर आप लकड़ी जला के मान लो खाना बना रहे हो या कोयला जला के खाना बना रहे हो, तो घर में कचरा बहुत फैलता है। तो काफी साफ सुथरा सा है, लगाया, ऑन किया, बंद किया, खत्म, है ना। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बाद में अलग से फ्यूल की सफाई नहीं करनी, मतलब इस गैस को साफ नहीं करना है, ठीक है। ये सारे आपके एलपीजी के फायदे भी हो गए। अगला जो हमारा पेट्रोलियम का ही पार्ट होगा वो है नेचुरल गैस। पेट्रोलियम का पार्ट नहीं, बट जो फॉसिल फ्यूल का पार्ट है वो क्या है, नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस का ना दोनों यूज है, डोमेस्टिक यूज भी है और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी यूज होता है। इसका यूज हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में भी करते हैं, ठीक है। बोथ यूज्ड डोमेस्टिकली as well as industrially. Basically we are talking about CNG, compressed natural gas है, ध्यान दीजिएगा। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मतलब है ये गैसियस स्टेट में ही है, बस हमने इसको कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। इसका यूज हम लोग इंडस्ट्रियली, हम लोग कई बार इसको थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। और डोमेस्टिकली आप लोगों ने देखा होगा कि व्हीकल्स में इसका यूज होता है। सीएनजी की किट लगाते हैं कई लोग अपने गाड़ियों में, ताकि आपका माइलेज अच्छा मिले, ठीक है। सीएनजी के ऑटोज चलते हैं ग्रीन वाले, देखा होगा आपने, ठीक है। इसको हम जो भी है, तो ये अपना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में या नेचुरल गैस के कुछ बारे में कुछ बातें थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, क्यों? क्योंकि इसके पास भी बहुत अच्छी खासी कैलोरीफिक वैल्यू है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आपका जो एलपीजी था उसमें 50 किलो जूल पर ग्राम था, इसमें 55 किलो जूल पर ग्राम है। ये उससे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी रखता है एज एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। ये कंप्लीट फ्यूल है, इट कैन बी यूज्ड बोथ डोमेस्टिकली एंड इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं और घरों में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और फायदा इसका क्या है कि पाइपलाइंस के थ्रू ये डायरेक्टली सप्लाई किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नो प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस टेक प्लेस। जब हम इसको जलाते हैं तो कोई पॉइजनस गैसेस, खासतौर से आपका सल्फर डाइऑक्साइड
आपके ज़्यादातर जो फ्यूल्स हैं, जो आपके पेट्रोल वगैरह हैं, उन सब के यूज़ में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन नेचुरल गैस में नहीं बनता। इसलिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ फॉसिल फ्यूल्स हो गए। क्या-क्या देखा हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल में? हमने देखा कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी और नेचुरल गैस, ठीक है? नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम का ही पार्ट है, पर इसको हम अलग से पढ़ते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी पेट्रोलियम का पार्ट है, पर इसको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। पेट्रोलियम में पेट्रोल भी आता है और डीज़ल भी आता है, और भी बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है ना? इनमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं पेट्रोलियम में जिसका यूज़ हम फ्यूल की तरह नहीं कर सकते। कौन-कौन सा था वो? एक तो था लुब्रिकेंट ऑयल, मतलब बेसिकली आपका ग्रीस, दूसरा था आपका पैराफिन वैक्स और तीसरा था एस्फाल्ट, ठीक है? अब फॉसिल फ्यूल के कुछ एडवांटेज वगैरह देख लिया, अब हम थोड़े डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, मेनली पेट्रोलियम और आपका मेनली पेट्रोल और डीजल, ये बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। कोयला भी बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एयर पॉल्यूशन हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, इसलिए ये इनको जलाना अच्छी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सब एसिडिक हैं और एसिड रेन कॉज कर सकते हैं। जो जब ये गैसेस पानी के साथ रिएक्ट करें तो सॉरी, पानी के साथ मतलब कौन से पानी के साथ? वो जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हैं, उनके साथ अगर ये गैसेस रिएक्ट कर जाएँ तो एसिडिक रेन करा सकते हैं, ठीक है? ये एसिडिक रेन हमारे बहुत सारे नुकसान कर सकता है, जैसे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर सकता है, फॉरेस्ट को डैमेज कर सकता है, क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, हमारे पानी के रिसोर्सेज को खराब कर सकता है। हमारे ताजमहल को पीला कर दिया है एसिडिक रेन ने, ठीक है? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एज़ वेल व्हिच इज़ वेरी पॉइज़नस। आपको पता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइज़नस है? आपको अंदाज़ा है कितना पॉइज़नस है वो? अगर कोई इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्हेल कर ले, तो वो सफोकेट हो उसकी डेथ जो है वो सफोकेट होके होती है। क्या होता है ना, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हमारी ब्लड अलग-अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती है और लंग्स में ऑक्सीजन उसमें मिक्स मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। क्या होता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता है, ठीक है? लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हेल कर लिया, तो ब्लड में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया और अब आप कितनी भी सांस लो, आप ऑक्सीजन से रिप्लेस नहीं कर सकते कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने ब्लड में। इस वजह से बहुत ही स्लो और सफोकेटिंग और पेनफुल डेथ होती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, ज़्यादा इन्हेल कर लिया। आपने सुना होगा आग लगने से बिल्डिंग में इतने लोगों की मौत, आपको लगता होगा इतने लोग जल के मरे। मैं आपको बता दूं, जब भी आग लगने से डेथ्स होती हैं, तो उसमें से 70% से ऊपर डेथ्स कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। वो लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा इन्हेल कर लेते हैं और क्यों? क्योंकि जब आग लगी बिल्डिंग में तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो कार्बन कार्बन डा बर्न हो के कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइज़नस हो जाता है और इवन दो लोग आग से बच रहे होते हैं, इन्हेल कर रहे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में बहुत डेंजरस और पॉइज़नस गैस है और इन सारे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, ठीक है? समझ में आई बात? तो फॉसिल फ्यूल अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ज़रूरी है, बहुत सारे हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हुए हुए हैं, बट धीरे-धीरे अब हमें उनसे आगे बढ़ना होगा,
ने छोड़ के नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करना होगा। एक और बहुत बड़ा नुकसान हमारे फॉसिल फ्यूल्स का क्या है कि इनको जलाने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इसको जलाने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बेटा, आप यूं समझ लो, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। लोगों को लगता है कि, आपको एक बात बताता हूं ईमानदारी से, जब मैं छोटा था तब भी, और मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी ज्यादातर लोगों का साथ क्या होगा कि आप लोग सोचते होंगे कि यार जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब देखो भाई, ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में करीब करीब 24%, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है करीब करीब 0.7% होगा या उससे भी कम होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन है 24%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.7%। अब अगर आप किसी चीज को जलाते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। लेकिन मान लेते हैं आपने जला जलाकर किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया, बढ़ा के ये हो गया 0.8%, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 24% से घट के हो जाएगा 23.9%। तो आप देख सकते हो ये 24 की जगह बस 23.9 हुआ, इस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर ये 0.7 की जगह 0.8 हो गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, 15% से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो गई। तो मेजर प्रॉब्लम ऑक्सीजन का बर्न होना नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना। तो मान लो ये आपका अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि सन से आने वाली सनलाइट को, जिसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, उनको तो अंदर घुसने देगा, तो एनर्जी अंदर तो आ गई। पर जब अर्थ से लाइट वापस, अर्थ से जब एनर्जी वापस जारी होती है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। उस ज्यादा वेवलेंथ वाली एनर्जी को ये बीच यहीं पर रोक लेगा, ट्रैप कर लेगा, वापस यहीं भेज देगा, निकलने नहीं देगा। तो क्या होगा, सन से एनर्जी आई तो सही पर वापस नहीं जा पाई, मतलब एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे नुकसान है। एक नुकसान जो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत भयंकर सा हो चुका है, उसको वापस लाना मुश्किल है, बट जितना हो चुका कम से कम वहां रोक दिया जाए तब भी बहुत बड़ी बात होगी। वो ये कि हमारे जो अंटार्कटिका, जो पोल्स पे जो आइस कैप है वो मेल्ट हो रही है, और काफी तेजी से मेल्ट हो रही है। आपको विश्वास नहीं होगा ये जान के कि पिछले 10 सालों में ये सिर्फ 50% रह गया है। 50% आइस मेल्ट हो चुका है। अब सोचिए ये आइस मेल्ट होके कहाँ जाएगा, ये आइस मेल्ट होके जाएगा समुंदर में, है ना। समुंदर में गया तो समुंदर का में पानी बढ़ गया, समुंदर का सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। समुंदर का सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा अगर ये आइस कैप्स मेल्ट होते रहे इसी रेट से, तो इनफैक्ट इंक्रीज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है। सी लेवल राइज करने से बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि वो कंट्रीज या वो आइलैंड्स जो सी लेवल से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर थे, अब वो समुंदर के अंदर डूबते जा रहे हैं। सी लेवल राइज करने का एक नुकसान तो ये हुआ। दूसरा नुकसान ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, जब ये आइस कैप मेल्ट हुए, तो आप सोचिए यहाँ पर जो पेंगुइन्स रहते थे या और भी जो जीव जंतु थे जो कभी आकर इस आइस कैप पे रेस्ट करते थे, उनको यहाँ पे आइस कैप्स नहीं मिल रही, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ में है। उन ऐसे क्या बोलेंगे, जीव जंतुओं की 50% पॉपुलेशन की डेथ हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। 50%, कई केसेस में 60-70% की डेथ हो चुकी है। मतलब धीरे धीरे वो जो लाइफ है वो एक्सटिंक्ट होता जाएगा अगर हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम से कम करना चाहिए। और अगर ये सब समझ में नहीं आता तो एक बहुत बड़ा चीज तो समझ में आनी चाहिए कि आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ कि ये कभी न ये अगर इस तरीके से हम यूज करते रहे तो खत्म हो जाएंगे, और अगर जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन क्या करोगे। तो हमें उसे कंजर्व करके रखना भी जरूरी है।
हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करके रखें। तो इसलिए जहां तक हो सके हमें उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल है। ठीक है, इन फॉसिल फ्यूल्स के यूज से हमें धीरे धीरे दूर मूव करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम यूज करने लग जाएं, अगर हम सोलर पावर प्लांट्स बनाएं, तो ये सब चीजें बहुत फायदे में हमें पहुंचाएंगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, चलो भाषण हो गया, क्लास का टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास सर में हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट। क्या पढ़ेंगे? थर्मल पावर प्लांट, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा था। सर वो जो सर टेस्ट पेपर था तो फिजिक्स का, तो उसका सर लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और दिया हुआ, क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और दिया हुआ है, तो कौन सा ले सर? आप किसी एक के लिए सॉल्व कर दीजिए और लिख दीजिए कौन सा वाला यूज किया, क्वेश्चन वाला यूज किया कि डायग्राम वाला यूज किया। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। चलो अभी क्लास खत्म करते हैं, मेरी एक और क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।